हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने रेस्पिरेशन चैप्टर स्टार्ट करा था और आज हम कंटिन्यू करेंगे। पहले रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। हमने इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन पढ़ा, फिर हमने कैलोरीफिक वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा, फिर कार्ब्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी हम रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एनारोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंसेस करे। आज हम मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या। तो जब जो चैप्टर है बेसिकली रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें हम पढ़ते हैं कुछ प्रोसेसेस के बारे में। तो हमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं इस चैप्टर में, विच इंक्लूड ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये मेन प्रोसेसेस हैं जो हमें एग्जैक्टली बताएगा कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता कैसे है। इसके अलावा हम एक लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, दैट इज कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन 36 और 38 एटीपीज आर फॉर्म्ड। तो जो एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है रेस्पिरेशन के बाद, वो एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटीपी है। 36 एंड 38 इज क्वाइट अ नंबर। तो कब 36 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, कब 38 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, हम ये सब भी चेक करते हैं। और ये हमें पता चलता है शटल सिस्टम के थ्रू कि रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट कौन सा पाथवे यूज कर रहा है रिडक्शन ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स के लिए। जैसे FADH2 भी हम पढ़ेंगे और NADH2 होते हैं। तो कौन सा प्रोसेस यूज करके हम कैसे रिड्यूस कर रहे हैं इन बॉन्ड्स को और ATP बना रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने ATP फॉर्म करेंगे। इसलिए वैरी कर जाता है नंबर 36 to 38। तो वो हम लास्ट लेक्चर में शटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी एंड दिस चैप्टर बाय स्टडिंग रेस्पिरेशन एज एन एम्फिबॉलिक पाथ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेसेस के बारे में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें कौन कौन से प्रोसेसेस पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन बीइंग ग्लाइकोलिसिस। ये नाम हमने 10th में भी सुना होगा जब हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। हम यहीं लिख लेंगे इसको, EMP पाथवे। और हम ये लिखेंगे इसमें कि ये जो प्रोसेसेस हैं ये कहाँ पे होते हैं और इनके मतलब ऑल्टरनेट नाम कैसे हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस का EMP पाथवे एक ऑल्टरनेटिव नाम है, और EMP कम्स फ्रॉम द 3 साइंटिस्ट विच वर इन्वॉल्व इन डिस्कवरी ऑफ दिस प्रोसेस। तो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। सेकेंड प्रोसेस है हमारे पास जो हमें पढ़ना है, विच इज लिंक रिएक्शन। It is also known as oxidative decarboxylation of pyruvate. Oxidative decarboxylation of pyruvate. Oxidative decarboxylation of pyruvate. पायरुवेट एक एंड प्रोडक्ट है जो हमें ग्लाइकोलिसिस पे मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो पायरुवेट होगा। जब उससे में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन होगी पायरुवेट की, और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया जाएगा। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट जो प्रोसेस है उसी को ये डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज लिंक रिएक्शन, एंड इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। थर्ड रिएक्शन जो हमें, थर्ड प्रोसेस जो हमको पढ़ना है, दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इट इज ऑल्सो नोन एज TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। T से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड
cycle. It also occurs in mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix. ठीक है. इसके बाद लास्ट है हमारे पास टर्मिनल ऑक्सीडेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. बड़े सारे नाम हो सकते हैं आपको, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिल सकते हैं, तो हम सारे लिख लेंगे यहाँ पे. दिस टर्मिनल ऑक्सीडेशन, it is known as ETS, electron transport system. ETC भी बोल देंगे कहीं जगह, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. And it occurs in inner mitochondrial matrix. It occurs in inner mitochondrial matrix. ये सब आप साथ साथ नोट करते चलो. इसके बाद हम एक एक करके सारी रिएक्शन, सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे. तो अगर ये हमने लिख लिया तो हम नेक्स्ट चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस पे. ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट. जो मैंने अभी बताया कि EMP पाथवे बोलते हैं इसको. तो इट वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट. देयर नेम्स वर एम्बेडन, Meyerhoff and Parnas. तो ये तीनों साइंटिस्ट के जो सरनेम्स थे, ये सरनेम्स मेंशन है, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नस. इन तीनों के इनिशियल्स पे EMP, ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो टर्म्ड एज EMP पाथवे. पाथवे. चलो, अब हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि इट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू सिंपलर प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, विच ऑल्सो रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ATP. फिर हमने लास्ट क्लास में एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन भी निकाली थी, दैट केम टू बी अराउंड 40%. तो जब ग्लाइकोलाइसिस बीइंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होगा. और हमने अभी पढ़ा कि ये पायरोवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होस्ट साइटोप्लाज्म में रहे और इट इज फर्स्ट स्टेप. इतना हमें अब तक समझ आया. अगर हम थोड़ा रिकॉल करें फ्रॉम क्लास 10th, हमने ये पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है. इट इज द यूनिवर्सल पाथवे which means it occurs in all organism. फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑर्गेनिज्म एनारोबिकली रेस्पायर करे या फिर एरोबिकली रेस्पायर करे, ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा. इसलिए वो साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है. डिफरेंस बस ये है कि जब बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं तो हम इसे साइटोसोल बोलते हैं. साइटोप्लाज्म डजंट, मतलब साइटोप्लाज्म हम टर्म यूज नहीं करते बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स में. तो एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ग्लाइकोलाइसिस हर ऑर्गेनिज्म में होगा, नो मैटर एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड और एनारोबिक. तो मैं लिख लेते हैं कि इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. नो मैटर what type of respiration aerobic or anaerobic
एरोबिक और एनारोबिक इज परफॉर्म्ड। चलो, ये भी बात क्लियर हुई। अब ग्लाइकोलिसिस पढ़ने से पहले यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 और 11 स्टेप, मतलब किसी बुक्स में 10 स्टेप में गिवन होती है, किसी किसी बुक्स में 11 स्टेप्स में भी गिवन होती है। तो इट इज़ अ 10 और 11 स्टेप पाथवे। तो अब हर पाथवे में कोई ना कोई एंजाइम यूज़ होगा। तो क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो याद करना, मेमोराइज करना इज़ डिफ़िकल्ट, बट अगर हम एक बार समझ लें कि कौन से स्टेप पे किस टाइप का एंजाइम यूज़ होता है, तो हम आसानी से सारी चीज़ें याद रख पाएंगे। तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। ये समझते हैं कि अगर कोई ए रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में, कोई ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाँ, और उसमें एटीपी से एडीपी बन रहा है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, एडीपी से एटीपी बन रहा है। तो जो यहाँ पे कैटलिस्ट या एंजाइम यूज होगा दैट वुड बी काइनेज। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें बुक्स में काइनेज वर्ड ही मिले, ऐसा भी हो सकता है फ्रक्टोकाइनेज या फॉस्फोकाइनेज ऐसा कुछ मिले, बट इतना श्योर है कि काइनेज वर्ड हमें मिलेगा ज़रूर। इसके आगे प्रीफिक्स सफिक्स हो सकते हैं, बट काइनेज इज इम्पॉर्टेंट। तो जहाँ पे एटीपी एडीपी बन रहा हो तो हमें ऑप्शंस में देख के अगर एमसीक्यू है, या फिर काइनेज अगर कहीं लिखा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि एटीपी से एडीपी या फिर एडीपी से एटीपी बन रहा होगा। दिस विल हेल्प अस टू सम एक्सटेंट। फिर हम समझते हैं कि अगर एक रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी बन रहा है और इस टाइम NaDH2 रिड्यूस होके NaD बन रहा है, या फिर अगेन वाइस वर्सा NaD से NaDH2 बन रहा है, देन इट वुड बी डिहाइड्रोजनेज। सिंपल है बात। इसमें हम समझ भी सकते हैं कि NaDH2 यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो निकल गए और NaD बचा सिर्फ, इसलिए डिहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन का निकलना। नेक्स्ट इज अगर एक रिएक्टेंट ए है और वो बी फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट वेयर ए एंड बी आर आइसोमर्स, ए एंड बी आर आइसोमर्स, then isomerase would come into picture. क्लियर है पॉइंट? इसके बाद सेम अगर ए से बी फॉर्म हो रहा हो और CO2 ऐड हो रही हो, ए से बी बन रहा है और CO2 ऐड हो रही है, देन कार्बोक्सिलेज। अगर इसका उल्टा हो रहा होगा कि ए टू बी फॉर्म हो रहा है बट CO2 निकल रही है, then it would be decarboxylase. ठीक है। नेक्स्ट इज अगर ए से बी प्लस सी कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हों और ए एक कीटोस फॉर्म हो, बी एक एल्डोस फॉर्म हो और सी एक कीटोस फॉर्म हो, बेसिकली एक कीटोस से एल्डोस प्लस कीटोस बन जाए, देन इट इज एल्डोस। और अगर A plus B where A is in aldose and B is a ketose, sugars हैं basically aldose और ये हो ketose, और इससे C plus G बने,
where C is aldose and D is ketose. ये सेम प्रोडक्ट्स नहीं है. यूजुअली ऐसा होता है कि A अगर एल्डोज है तो वो अपनी शुगर चेंज करके कीटोज बन जाएगा. दैट वुड बी A से D बन गया और B से C बन गया, कीटोज से एल्डोज बन गया. दोनों ने अपने फंक्शनल ग्रुप एक्सचेंज कर लिया, समवट लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट. तो इधर ट्रांस एसिटिलेज यूज होगा, ट्रांस एसिटिलेज. ये कुछ अगर हम चीज़ें दिमाग में रखें तो हमें सारे जो एंजाइम्स यूज होंगे वो याद रहेंगे. और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में नहीं, इनफैक्ट आगे जो भी प्रोसेसेस चलेंगे उन सब में हम याद कर सकते हैं ईजी.